नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, अब तो तारीखें भी कंफर्म हो गई हैं। 5 और 6 दिसंबर को पुतिन भारत आ सकते हैं। और ये खबर जब डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची होगी तो उनको तो मिर्ची लगनी शुरू हो चुकी होगी। डोनाल्ड ट्रंप की जो रातों की नींद है वो आज से खराब होना चालू हो गया है। क्योंकि अगर रशियन प्रेसिडेंट अपनी 10th विजिट पे इंडिया आने वाले हैं और 2014 के बाद ये उनकी चौथी विजिट है। पहली विजिट उन्होंने 2014 में की, फिर 2018 में की, फिर दिसंबर 2021 में आए थे, वो भी यूक्रेन युद्ध के पहले। और आज 4 साल बाद आ रहे हैं। और बीच में G20 भी आया था, उसमें भी अटेंड नहीं किया था उन्होंने। उस समय सरगेई लैवरोव को भेजा था। तो ये मीटिंग एक तरह से डिफाइनिंग मोमेंट होने वाली है इंडिया के फॉरेन रिलेशंस में। और बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, क्योंकि रशिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है, लार्जेस्ट इन एरिया। उसकी पॉपुलेशन 13 करोड़ है। उसकी जो साइज है इंडिया से 7 गुना ज्यादा है। पूरा रिसोर्सेस उनके पास है। उनके पास टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है। उनके पास फ्यूल है, फर्टिलाइजर है, फूड का बास्केट है। पर सबसे बड़ी बात है, उनके पास सबसे बड़ा उनको प्रॉब्लम है, उनका मार्केट एक्सेस खत्म कर दिया है अमेरिका ने। फिनेंशियल सिस्टम के नेटवर्क से उनको खत्म कर दिया है। और जहां पे भी उनके अगर एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है। अभी जो नया जो चीज है, टर्की के अर्दोगान अभी मिले थे डोनाल्ड ट्रंप से। उन्होंने अभी बोल दिया है कि मैं अभी एनर्जी जो भी है मैं रशिया से नहीं लूंगा, मैं आपसे लूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप रशिया को एक तरह से मजबूर करना चाहते हैं और उनके जो सहायक देश हैं इंडिया और चाइना पे दबाव डाल रहे हैं कि हम उनसे एनर्जी नहीं ले। पर इंडिया ने तो अपना एनर्जी जो इंपोर्ट है रशिया से वो दिन ब दिन बढ़ाता ही जा रहा है। और अभी 40+ जो परसेंटेज, 40% से परसेंटेज से ऊपर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट्स भारत आज कर रहा है। मोदी के ऊपर इतना प्रेशर आया कि पूछिए मत। लिंडसे ग्रैम ने बोला है, पीटर नवारो ने बोला है, लुटने के बोला है। डोनाल्ड ट्रंप तो बोल बोल के थक गए हैं। अब वॉशिंगटन में भी समझ में आ गया कि इनको बोलने से कोई मतलब नहीं है, हम भौंकते रहेंगे, ये सुनेंगे नहीं हमारी। तो अब ये समझ जाइए। अब ये आ रहे हैं दिसंबर 5 और 6 को, दिसंबर 5 और 6 को। और इसके अंदर बहुत अहम मुद्दे होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं रशिया को भी समझ में आ गया है कि चाइना के साथ उन्होंने नो लिमिट्स पार्टनरशिप कर ली है, पर चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। चाइना क्या करता है, रशियन टेक्नोलॉजी को ले लेता है, फिर बाद में रिवर्स इंजीनियरिंग करके खुद के सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बना के बेचता है। जी, भारत ऐसा नहीं करता है। बिल्कुल भारत ऐसा नहीं करता और चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन जो इस वक्त का माहौल है, एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि नवंबर के आखिर तक भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी। दोनों तरफ से कोशिशें हो रही हैं, पर्दे के पीछे बहुत सारी बातचीत हो रही है। तो उस दौरान जब ये खबर आती है तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को झटका इसलिए भी लगेगा कि पुतिन ने तो उनसे मिलने का वादा किया था कि दोबारा मुलाकात होगी और यूक्रेन वॉर रोका जाएगा, लेकिन उसको तो तवज्जो नहीं दे रहे हैं और भारत आ रहे हैं। देखिए, ट्रम्प ने तो पुतिन को बोल दिया पेपर टाइगर। वो बोल रहा है कि हफ्ते भर का जो वॉर था तुमने 3.5 साल खींच लिया। तुम्हारी एक तरह से मजाक बनाया है। बट देखिए, रशिया जानता है उसको क्या करना है। आज उसके पास 6,500 न्यूक्लियर वेपन्स है। पूरे वर्ल्ड से ज्यादा, सबसे ज्यादा अमेरिका के पास भी 5,800 है। तो रशिया एक तरह से टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। हमें हॉलीवुड फिल्म्स देख के हमको लगता है, एक परसेप्शन हमने बना लिया है कि अमेरिकन फोर्सेस आर ग्रेट। ऐसी बात नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे रशिया ने अपने बहुत सारे सोल्जर्स खोए हैं। इनफैक्ट एक टाइम तो नाजी जो फोर्सेस थी मॉस्को तक पहुंच गई थी। पर रशिया के सबसे बड़ा उनका जो रक्षक है उनकी टोपोग्राफी है। उनकी जो रशियन विंटर है बहुत हार्श है। नाजी फोर्सेस को हारना पड़ा। और अमेरिका जो दम भरता है कि वर्ल्ड वॉर 2 उसने जीता है, उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रशिया का है, उनकी डिफेंस का है। और आज देखिए, भारत के साथ जब पुतिन आएंगे तब उन्होंने एक तरह से डिफेंस की सौगात लेके आने वाले हैं। मतलब आप सोच लीजिए, रेनबो ऑफ वेपन्स देने वाले हैं भारत के साथ। और वो भी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, मेक इन इंडिया लाइसेंस, आईपी राइट्स टू री एक्सपोर्ट, कॉम्पोनेंट्स जो बनेंगे भारत के अंदर बनेंगे। इससे फायदा दोनों को होने वाला है। जैसे मैंने बताया कि सुकोई 57 आपने भी सुना होगा,
कि बहुत हद तक बात आ रही है, और अभी रशियन इंजीनियर्स आके भी गए थे एचएएल के नासिक फैसिलिटी में। वो बोल रहे हैं कि 70% तो जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि सुखोई 30 का भी हमने लाइसेंस प्रोडक्शन इंडिया में किया था रशिया के साथ। तो बोले थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना, 30% करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मीडिया रिपोर्ट जो आ रही है वो बता रहे हैं कि 60 से लेके 120 जेट तक उसकी सिग्नेचर हो सकता है। अब वो क्या होगा मैं नहीं मालूम। देखिए, इंडिया के अंदर हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो सैंक्शन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है 42 स्क्वाड्रन की। आज हमारे पास है 29 स्क्वाड्रन, और वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो अभी हमने 114 जो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो बताया जाता है, जो अग्रीमेंट है, वो हमने रफाल को देने की बात हो रही है। उसके अलावा हमें एक तरह से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी चाहिए, जब तक हमारा एमका डेवलप नहीं होता है। एमका डेवलप होगा 2035 में। अब भारत बोल रहा है कि ठीक है, हम SU-57 पे अपना काम चला लेंगे। SU-57 60% ही है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, अगर उसका डिजाइन देखा जाए। अ, देखिए अंजू जी, उसमें सबसे बड़ा चीज होगा कि जब भारत के अंदर आएगा, भारत के अंदर कस्टमाइज होगा, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी खुद के रेडर लगा लेंगे, हम अपने खुद के मिसाइल्स भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम हमारी ब्रह्मोस भी डाल सकते हैं, हमारी रुद्रा मिसाइल भी डाल सकते हैं, अस्त्र मिसाइल भी डाल सकते हैं। पर रशिया क्या बोल रहा है, हम सिर्फ आपको एयरक्राफ्ट नहीं देंगे, हम आपको किंजल जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो देने वाले हैं, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। सेकेंड, हम आपको R-37M बीवी रैम मिसाइल देंगे। मतलब आप अपनी एरिया में रहो, 300 किलोमीटर दूर आप एक तरह से एयरक्राफ्ट को, कोई भी एनिमी एयरक्राफ्ट, अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट को आप एयर टू एयर में उसको खत्म कर सकते हो। तो ये मिसाइल सबसे डेडली मिसाइल है। रशिया का सबसे बड़ा चीज क्या है, उनकी मिसाइल की शक्ति। और इसी के कारण देखिए S-400 जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने जीता है वॉर, उसमें S-400 जो सुदर्शन चक्र की बात बोलते हैं, उसका उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। 400 किलोमीटर दूर से वो टारगेट को स्पॉट कर लेता है, और 300 किलोमीटर दूर तक वो टारगेट को हिट कर सकता है। अभी हमने 3 बैटरी हमारे पास है, हमने ये डील 2018 में साइन की थी। हमें और 2 बैटरी मिलने की है। एक बैटरी मेरे ख्याल से इस साल के एंड तक मिल जाएगी, एक बैटरी नेक्स्ट ईयर मिल जाएगी, तो 5 बैटरी हो जाएगी। उसके अलावा बताया जाता है कि भारत एडिशनल 5 बैटरीज भी ले सकता है पुराने भाव में। तो कहीं ना कहीं वो एडिशनल 5 बैटरीज हम लेंगे, जिसमें 3 बैटरीज S-400 की लेंगे और 2 बैटरीज लेंगे जी। S-500 की। अब S-400 के अंदर जो बताया जाता है, ये एक तरह से एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स को एक तरह से रोक सकता है। S-500 जो है वो प्रोमीथियस मिसाइल डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। उसके अंदर सैटेलाइट्स को उड़ा सकते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, स्पाई सैटेलाइट होती है, उसको उड़ा सकते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसको उड़ा सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल को एक तरह से उड़ा सकते हैं। और इसकी जो रेंज है 500 किलोमीटर दूर से जो रेंज है, उसमें एक तरह से मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। और ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका के पास भी नहीं है, पूरे यूरोप में नहीं। तो ये वो रशिया हमको ऑफर कर रहा है। सर, इतने सारे हथियारों की जिसे कहते हैं सौगात वो भारत के लिए लेकर आएंगे राष्ट्रपति पुतिन, तो क्या मैसेज जाएगा खासतौर पर चाइना पर और साथ ही साथ पाकिस्तान को? चाइना ने भले ही मौजूदा माहौल को देखकर हमारे साथ दोस्ती की पींगे बढ़ा ली हैं, लेकिन जब हमारी सैन्य शक्ति इस तरह से बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं मन में कोई ना कोई सवाल तो चाइना के भी आएगा। मॉस, जिसने पाकिस्तान के नूर खान एयर बेस पे अमेरिकन न्यूक्लियर जो हथियार थे उधर रखे हुए थे, उसको नष्ट कर दिया था पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे। ये जो मिसाइल है सुपरसोनिक स्पीड पे जाती है, मार्क 2.8। अब हम ब्रह्मोस 2 बना रहे हैं, और ब्रह्मोस 2 के अंदर ये हाइपरसोनिक स्पीड की होने वाली है। आप सोचिए, हाइपरसोनिक, इसको कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक तरह से भेज नहीं सकता। जो रशिया की ऑर्शनिक मिसाइल है, उसका इंडियन वर्जन ब्रह्मोस 2 होने वाला है। चाइना तो एक तरह से परेशान हो चुका है। अगर भारत ये सब चीज ले लिया तो भारत की जो सैन्य शक्ति है बहुत बढ़ जाएगी। फिर मैं बता रहा हूँ AK-203 जो हमारी जो मशीन गन है, वो हमने अभी रशिया से ही बनवाई थी, अभी अमेठी में चालू हो गया है। तो
तो अंजू जी ऐसा है कि 10 से 12 लाख राइफल अभी बन रही है मेरे हिसाब से, और उसके अलावा और भी मशीन गन्स और भी स्नाइपर गन्स उसकी भी टेक्नोलॉजी देंगे। और रशिया चाहता है कि इधर बनाए और एक्सपोर्ट करे। रशिया बोलता है हम ही ले लेंगे आपसे, ये भी बात देखिए। फिर T-14 आर्माडा टैंक्स, उसके लिए भी भारत और रशिया वो भी टैंक साथ में बना रहा है। ये सब तो मेजर बताए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे वो ऑफर कर सकते हैं। और ये भी देखिए, एक टाइम पे रशिया का जो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट था वो 75% था, आज वो घट के 36% हो गया है। और कहीं ना कहीं फ्रांस ने बाजी मार दी है। पर इस विजिट से हमारा जो रशिया से जो टाइज है, डिफेंस टाइज, वो स्ट्रांग होगा। एक और एक चीज है, डिफेंस टाइज के ऊपर तो हो गया, सेकेंड है न्यूक्लियर एनर्जी की जो रिएक्टर्स है, भारत में जितने भी रिएक्टर्स होते हैं वो सब रशिया बना के देता है। भले वो कुडम कुलम का देख लीजिए, अभी 2 रिएक्टर उन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं। सेकेंड रिएक्टर मेरे ख्याल से क्रिटिकल लेवल पे आ गया, वो भी बिजली का प्रोडक्शन चालू कर देगा। एडिशनल 4 रिएक्टर इन कुडम कुलम वो बनाएंगे, कुडम कुलम 3, 4, 5, 6। उसके अलावा स्मॉल मीडियम रिएक्टर्स, एसएमआर रिएक्टर्स, उसको भी बनाने के लिए हमें हेल्प देने वाला है, और हमारी थोरियम टेक्नोलॉजी को इसके अंदर इंटीग्रेट करेगा। पर उमेश जी, अभी हमने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश में अमेरिका ने अपने कुछ सैन्य अधिकारियों को पहुंचाया था। सेंट मार्टिन पर कब्जा करने की बातें हो रही हैं। भारत का ये जो ईस्टर्न इलाका है, इसमें कहीं ना कहीं खलबली मचाने की कोशिश हो रही है, और उस बीच में पुतिन भारत आ रहे हैं, इतने सारे हथियार भारत प्रोक्योर कर रहा है, तो ये तो खतरे की घंटी अमेरिका के लिए भी है ना। देखिए, अमेरिका के लिए खतरे की घंटी नहीं, एक तरह से अमेरिका को पुशबैक किया जा रहा है कि जो वो अफगानिस्तान में बग्राम एयरबेस भी मांग रहा है और सेंट मार्टिन आइलैंड भी मांग रहा है, और सेंट मार्टिन उसको शायद मिल भी गया है। बहुत लोग जानते नहीं है, जो शेख हसीना की सरकार का रशिया के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे। रशिया भी बांग्लादेश के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ड कर रहा है। उसका जो रख रखाव है, मेंटेनेंस है, इंडिया ने एक तरह से काउंटर गारंटी दी थी कि हम उसका मेंटेनेंस कर लेंगे। अब वो एक तरह से वो प्रॉब्लम में आ चुका है। कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि कल चिटागंग में हमने देखा है कि लोग वहां पे डिमांड कर रहे हैं कि हम इंडिया में जुड़ना चाहते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स ऐसा होता है, एक तरह से टेस्ट मैच सीरीज है, लोग इसको T20 मैच समझ लेते हैं। तो जो मैराथन है उसको हम 100 मीटर स्प्रिंट में कवर नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है अंजू जी। तो इसका एक तरह से मैं इस विजिट के बारे में मैं थोड़ा कम ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस भी है। अफगानिस्तान के अंदर इंडिया और रशिया दोनों मिलके अमेरिका को काउंटर भी कर सकते हैं, और अफगानिस्तान की जो सरकार है उसको रिकग्निशन दिया है रशिया ने, और भारत ने भी उनको एक तरह से रिकग्निशन नहीं दिया है, बाकी सारी फैसिलिटीज दे दी है। जबकि उनकी क्रिकेट टीम यहाँ पे आके प्रैक्टिस करती है, हम 2,50,000 टन के उनको सामग्री भेज रहे हैं। अभी भी हमने कुछ 5,000 टन की हमने उधर सामग्री भेजी है, जबकि अमेरिका ने चाबार पोर्ट पे हमें बैन करके रखा है। और यहाँ पे एक और एक चीज जो होती है, ट्रेड रूट्स, जो INSTC था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, थोड़े दिन पहले इंडिया, ईरान और आर्मेनिया ने बात किया था कि इसके अंदर ट्रेड रूट बनाते हैं जो विदाउट टर्की रहने वाले। तो मुंबई टू लेके मॉस्को तक डायरेक्ट ट्रेड रूट बनाने की बात भी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके अंदर भारत के मुंबई से लेके चाबार पोर्ट, फिर चाबार से रेल लिंक होगा, आर्मीनिया येरेवन से होके वो यूरोप में जाएगा, और फिर बाद में सीधा रशिया जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ अग्रीमेंट हो सकता है। एक और एक ट्रेड रूट है चेन्नई व्लादिवोस्टॉक सी रूट। व्लादिवोस्टॉक वो एरिया है रशिया का जो एक्सट्रीमली रिच इन मिनरल्स। वहां पे रशिया चाहता है कि इंडिया के वर्कर्स आके काम करें। 1 मिलियन वर्कर्स मांग रहा है। वो बोल रहा है भारत से हमको 1 मिलियन वर्कर्स चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि रशिया में क्या हो रहा है, वहां पे जो टैलेंट है वो अभी छोटे मोटे काम नहीं करना चाहता। वो बोलते हैं हम मिलिट्री फर्म्स में काम करेंगे, वहां पे पे आउट अच्छा है। तो रशिया के अंदर एक शॉर्टेज हो चुकी है। तो आर्टिक में काम करने के लिए वो इंडियंस को इनवाइट कर रहा है। इंडिया का ह्यूमन रिसोर्स 1 मिलियन, सोच लीजिए कितना बड़ा नंबर है। उसके अलावा जो जो आर्टिक में जो नॉर्थर्न ईस्ट रूट है, उसके अंदर भी बोल रहा है कि भारत को आप हमारे साथ आइए, यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करिए। और
एक और एक चीज है सक्लेन ऑयल फील्ड्स, जिसमें हमारी ऑयल इंडिया लिमिटेड या ओएनजीसी का स्टेक है। उसके अंदर जो अमेरिका का जो कंपनी है एक्सॉन मोबिल या शेल कोई एक कंपनी है, उन्होंने अपना स्टेक ऐसे ही छोड़ के रशिया से एग्जिट कर लिया था। अब रशिया शायद ओएनजीसी को बोल सकता है आप ये पूरा स्टेक ही खरीद लो। दिस इज रियली पॉसिबल। इससे क्या होगा, हमारा रशिया के ऑयल सप्लाईज के अंदर भी हमारा एक तरह से स्ट्रेटेजिक एंट्री हो जाएगा। देखिए, रशिया भारत के ऊपर बिलीव करता है, इसके लिए हमें बुला रहा है कि आप हमारे साथ आइए, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहते हैं। उनको मालूम है भारत के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था, तब रशिया के पास रूबल आया था। रूबल की वैल्यू कुछ नहीं थी। उस समय भारत ने रूबल रूपी एग्रीमेंट हुआ था, बोरिस येल्सिन आए थे, पीवी नरसिम्हा राव के साथ एग्रीमेंट किया था। उस समय भारत बेल्ड आउट रशिया। उस समय भारत की हालत भी खराब थी। आप सोचिए, उस समय भी रूबल को बचाया भारत ने। बहुत लोगों को मालूम नहीं है, इंडिया सेव्ड रशिया। दिस रशिया नोस कि रशिया भारत के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। एक और एक चीज है, रशिया चाहता है कि यूरेशिया ट्रीटी में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। जो यूरेशिया जो यूनियन है उसके अंदर रशिया है, कजाकिस्तान है और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, 4-5 है। इनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है, राउंड ऑफ टॉक्स हो रहे हैं, उसके ऊपर भी जी प्रोग्रेस हो सकता है। उमेश जी, एक तरफ आप ये देखो कि अमेरिका सऊदी अरब और पाकिस्तान को करीब लाता है, उनके बीच में एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है। पाकिस्तान के 25,000 सैनिक हूतियों से बचाने के लिए सऊदी अरब में तैनात किए जाएंगे, ये सब कुछ होता है। और एक तरह पाकिस्तान ये धौंस दिखाता है कि अगर अब पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, बल्कि सऊदी अरब भी ये मानकर चलेगा कि हम पर हमला हो गया। इस तरह का हुआ बनाने की कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ भारत और रशिया की दोस्ती टूट नहीं सकती, ये संदेश बार बार डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है। और अब जब ये मुलाकात होगी तो उसका मैसेज तो डोनाल्ड ट्रंप को भी जा रहा है ना कि अगर भारत को तुम छेड़ोगे तो भारत के साथ रशिया खड़ा है इस वक्त। मैं वही बता रहा हूँ, रशिया और भारत के बीच में जो पार्टनरशिप है, नेचुरल पार्टनर्स है। जो भारत को जरूरत है वो रशिया के पास है, और जो रशिया को जरूरत है वो भारत के पास है। इट इज अ पार्टनरशिप जिसके अंदर दोनों लोगों को फायदा होने वाला है। पुतिन समझ चुके हैं और उन्होंने भारत के साथ एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इवन जो अभी सबमिट हुई थी एससीओ समिट, उसके अंदर भी देख लीजिए, 1 घंटे तक लिमोजिन में बैठ के बात कर रहे थे। क्या बात हुई हमें भी नहीं मालूम, आगे भी मालूम नहीं पड़ा होगा, बट 1 घंटे विदाउट एनी ऑफिशियल। अब समझ लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन दोनों कन्वर्स कर रहे हैं विदाउट ट्रांसलेटर्स, विदाउट मीडिएटर्स, विदाउट एनीथिंग। कुछ ना कुछ तो बात की होगी। 1 घंटा मतलब ऐसा है कि दोनों के बीच में दोस्ती भी अच्छी है, बॉन्डिंग भी अच्छी है, वो बहुत अच्छी है दोस्ती। इसमें और भी इंप्रूव होने वाली है। और भारत के साथ रशिया आरआईसी बनाना चाहता है। वो आरआईसी को एक तरह से आधार, आरआईसी का जो आधार स्तंभ है वो रशिया है। ये 2021 में ये आइडिया पुतिन ने दिया था, जो अभी 2025 में फुलफिल हो रहा है। तो देखिए, पुतिन जानते हैं, एक विजनरी है। उन्होंने चाइना को भी बोला है कि आप फालतू से भारत के साथ दुश्मनी मत करिए। चाइना को भी समझ में आ गया है कि भारत सिर्फ ट्रेड के लिए चाहता है। भारत और चाइना का अगर देखा जाए कोई मुकाबला नहीं है। $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम आज 4 ट्रिलियन है। इट विल टेक एटलीस्ट 20 to 30 years कि आज के चाइना को मैच कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब चाइना को समझ में आ रहा है। इसके लिए उन्होंने हमारा जो फार्मा एक्सपोर्ट्स पे 30% से 0% कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि चाइना से तो हम, उनकी मर्जी होगी तब चालू होगा, पर रशिया जो है हमारे संबंध चाइना से भी इंप्रूव कराने का ताकत रखता है। और जी रशिया और इंडिया के बीच में ट्रेड जो है $75 बिलियन का है, जिसमें ट्रेड डेफिसिट है 60 बिलियन डॉलर का, अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख करोड़। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो एक्सेस रशियन रुपीज है उसको बोल दिया है कि आप इंडिया के बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, रशियन टूरिस्ट जो इंडिया आ रहे हैं उनको एयरपोर्ट पे आएंगे तो उधर एक ऐप होता है, इंडियन ऐप CHEQ, उसके अंदर अपनी पासपोर्ट और वीजा दिखा के केवाईसी कर सकते हैं। फिर वो रशिया के अंदर जो बैंक है सेबर बैंक, उससे एक तरह से ये फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं CHEQ के एप्लीकेशन में, जहां उनको एक वॉलेट दिया जाएगा।
वो रशियन टूरिस्ट भारत में यूपीआई के थ्रू किसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो एक तरह से इनडायरेक्ट इंटीग्रेशन हो चुका है बिटवीन द रशिया एंड इंडिया, और शायद यूपीआई का भी एक तरह से मेरे हिसाब से रशिया कैन बिकम द 9th नेशन टू स्टार्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन, क्योंकि 1 मिलियन अगर आप इमिग्रेंट्स भेजोगे उनको तो अपनी सैलरी भेजनी पड़ेगी इंडिया, तो वो भी एक बहुत बड़ा चीज हो जाएगा। और भारत और रशिया के बीच में अगर ये यूपीआई का स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। भारत एक तरह से रूट हो सकता है जो पेमेंट्स और जो भी काम कराना है रशिया का, अगर कुछ भी कराना है तो भारत को ट्रेड में भी फायदा मिलेगा। और रशिया एक चीज है अंजू जी, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, रशिया ने भारत के अंदर रेलवे सेक्टर्स में भयंकर इन्वेस्टमेंट किया है, शायद 50,000 करोड़ का अगर मैं फिगर है। और इंडिया के अंदर जो वेगन्स बनती है वो डिजाइन होती है रशिया के लिए, और यहाँ से हम रशिया को एक्सपोर्ट भी करते हैं। सोचिए 5.5 लाख करोड़ जो रुपया पड़ा है उनके पास, रशिया जी, उसी के अंदर से 50,000 करोड़ लेके भारत के अंदर इन्वेस्ट करता है, भारत के अंदर प्रोडक्शन भी करता है, फाइनली वो प्रोडक्ट्स बना के हम रशिया को ही बेच रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, जिसमें हम हमारे जो एनर्जी प्रोडक्ट्स है वो अभी रूबी और रूपल एग्रीमेंट में कर रहे हैं। इसको एनर्जी जो ट्रेड है इसको सारे स्फीयर में डाला जाएगा, इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आज आरबीआई ने एक तरह से बोला भी है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। और ब्रिक्स के अंदर अंजू जी ये भी हो रहा है कि हमारा इंडिया स्पेसिफिक बॉन्ड्स वो लेके आने वाले हैं $500 मिलियन का। तो भारत का इंटरनेशनल में एक तरह से जो बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी कब होता है, जब आपके रेमिटेंसेस होते हैं, आपका ट्रेड जो है आपके करेंसी में होता है। फिर बॉन्ड मार्केट अगर आपके अंदर डेवलप हो जाता है कि आप इंडियन रुपीस के अंदर भी बाहर कर्ज दे सकते हो, तो ये कंप्लीट हो जाता है। और भारत एक तरह से रिजर्व करेंसी, अपनी भी एक रिजर्व करेंसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में बना सकता है। और इसके लिए रशिया जी, के पास रिसोर्सेस है, भारत के पास मार्केट है। हमारी बिल्कुल। 35% जो पॉपुलेशन है इट इज बिलो द एज ऑफ 67% ऑफ द पॉपुलेशन है, इट्स बिलो द एज ऑफ 35। सबके लिए फायदा, इट इज अ विन विन बजूका पार्टनरशिप। मैं तो बोलता हूँ नो लिमिट्स पार्टनरशिप है, उसमें जाने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अभी याद कीजिए हाल ही में रशिया की तरफ से स्टेटमेंट भी आया था और भारत की तारीफ की थी कि इतना सारा प्रेशर, इतना सारा दबाव डोनाल्ड ट्रंप भारत पर डाल रहे हैं कि वो ऑयल ना खरीदें, क्रूड ऑयल ना खरीदे रशिया से, लेकिन भारत उस दबाव के आगे झुका नहीं है। ऐसे में भारत और रशिया की दोस्ती अटूट है और अब एक नया रिश्ता और आगे बढ़ने जा रहा है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है कि तुम जितना टैरिफ लगाना है लगाते जाओ, भारत ना तो कारोबार करना रशिया के साथ बंद करेगा, ना ऑयल खरीदना बंद करेगा, बल्कि हमारे रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा संदेश है, डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गया होगा। देखते हैं किस तरह का रिएक्शन उनकी तरफ से आता है। लेकिन आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी उमेश जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय सिया राम। जय सिया राम।